नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। यूपी के बहराइच में फिर भड़की हिंसा, कई वाहनों को दंगाइयों ने किया आग के हवाले। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात, पुलिस ने 25 लोगों को लिया हिरासत में। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द करने का मामला, यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला, हल्के वाहनों का टोल टैक्स माफ। वहीं महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति पर करेगी मंथन। रांची और चाईबासा में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापा, जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कॉन्ट्रैक्टर समेत कई लोगों पर दबिश। पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्या चढ़ा शुभम लोणकर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दोनों गिरफ्तार आरोपियों को शुभम ने पुणे में दी थी शरण। और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी, आज बंगाल के मुख्य सचिव करेंगे हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत। कल आईएमए करेगा देश भर में एक दिन का उपवास। खबरों को विस्तार से जानते हैं। यूपी के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है, दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया है। इलाके में इस समय भारी सुरक्षा बल तैनात है। माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्य को नामजद भी किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभावी हटा दिए जा चुके हैं। और कल रात डीआईजी अमरिंदर सिंह ने एसपी के साथ किया घटनास्थल का दौरा। और साथ ही इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों की गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत भी हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन इस समय घायल है। बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस तरीके के हालात हैं। साथ ही साथ एक बार फिर प्रदर्शन हो रहा है, क्यों प्रदर्शनकारी उपद्रवी अब एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में इस समय सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए जा चुके हैं। फिर एक बार क्यों प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस घटना पे अपडेट कर देता हूं कि फिलहाल अब परिवार मान गया है अंत्येष्टि करने के लिए। संभवतः कुछ ही देर बाद अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो किया जाएगा। वहां पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे थे, वहां पर परिवार को समझाने के लिए तमाम सारे लोग पहुंचे थे। प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। तो ये जो मृतक का गांव है, अब वहां पर समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। और फिलहाल अब स्थिति अभी पुलिस के नियंत्रण में है। वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद कर दिया गया है। जो ये घटनाएं सुबह अभी हुई थी, उसके बाद अब फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और पूरी स्थिति नियंत्रण में है। चाहे महसी का महाराजगंज हो, चाहे जो मृतक का गांव हो, वहां पर दोनों जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की टीमें लगाई गई हैं और पुलिस अभी स्थिति नियंत्रण में है फिलहाल। और सबसे जो वहां पर जो लोग थे उनको बात समझाया गया है। एफआईआर में जो है कुछ तब्दीली की गई, उसमें जो है कह रहे हैं उन लोगों के भी नाम शामिल किए गए। जिस घर से जिस जगह से पथराव किया गया था उन लोगों के इसमें नाम शामिल किए गए हैं। और अज्ञात में तकरीबन 100 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। उन लोगों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं।
प्रशासन और पुलिस ने जो परिवार को समझाया, जो वहां मौजूद लोगों को है अपनी कार्रवाई के बारे में उन्हें बताया, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब लोग फिलहाल प्रशासन की बात से संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से अब पुलिस की यही कार्रवाई होगी कि अंतिम संस्कार किया जाए इस घटना में मृतक व्यक्ति का। साथ साथ जो लोग इस घटना में शामिल थे, जो की वजह से ये घटना हुई है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तो उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों की यही मांग है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों ने जो इस घटना को अंजाम दिया था, पुलिस उनको मनाने के लिए काम कर रही है। लोग भी अब उस बात समझ रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सरकार इस घटना पर चिंतित है और इस घटना पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी और घटना पर जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलाने के लिए काम पुलिस जल्द से जल्द करेगी। जी विकास, साथ ही हमने देखा है कि पुलिस त्वरित एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दी और भारी सुरक्षा बल भी वहां मौजूद है। कितने उपद्रवियों को इस समय हिरासत में ले लिया जा चुका है? जी, तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले रखा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि इस घटना में कौन कौन वो शख्स शामिल थे, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने गोली चलाई, कितने गोली चलाई, इन सब की पूछताछ 30 लोगों से की जा रही है। इसी के आधार पर वो तकरीबन लगभग 50 से 80 अन्य कौन लोग हैं, इनकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा, पुलिस का कहना है जल्द से जल्द। यही पुलिस लोगों को, वहां पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद अब लोग राजी हैं मृतक के अंतिम संस्कार के लिए। इसके अलावा जिन उपद्रवियों ने इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कड़े निर्देश जारी किए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी बयान सुना है कि कानून उत्तर प्रदेश में सबके लिए समान है, ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी इस तरीके की हिंसा को भड़काने का काम करेगा। विकास जी बिल्कुल, जो भी इन जैसी घटनाओं में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यही पुलिस बता रही है कि लोगों को समझाने का प्रयास करें कि ऐसी कोई घटना आप न करें कि जिसके खिलाफ स्वयं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल तय हो गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है, उन लोगों की पहचान का काम किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना में निर्देश दिया था कि जो व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है उस व्यक्ति की पहचान की जाए। इस तरीके से पहचान की जाए, जब 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है कि कौन थे वो लोग जो लोग इस घटना को अंजाम दिए। ये घटना सुनियोजित थी या अचानक से घटित हुई थी, इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग थी, पूरे क्षेत्र, पूरे समाज में हिंसा भड़काने का प्रयास था। ऐसे में ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस एक्शन लेगी, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और शीघ्र ही उन दोषियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले पुलिस का यही होगा, पुलिस और प्रशासन की मंशा यही है कि जो व्यक्ति इस घटना में जिनकी मौत हो गई थी उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, पीड़ित परिजन को समझाया जा सके और वहां तमाम सारे जो लोग मौजूद हैं जो आक्रोशित हैं उनका आक्रोश शांत किया जाए, बताया जा सके कि शासन प्रशासन उनके साथ है और कार्रवाई कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा विकास, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई और महसी के थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है, साथ ही साथ एसपी थाना इंचार्ज को भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, दोनों लोगों को हटा दिया गया है, एक चौकी इंचार्ज और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को वहां पर हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अब मौके पर आला अधिकारियों ने वहां पर कमान संभाल ली है, एसपी और डीआईजी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ राजधानी लखनऊ मुख्यालय से लगातार अधिकारी उनके संपर्क में है। पल पल क्या घटित हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई किस स्तर पे पहुंची है, ये यहाँ पर मुख्यालय पर सूचित किया जा रहा है, क्योंकि आला अधिकारियों के नजर में ये पूरा मामला है और पल पल की कार्रवाई की जानकारी आला अधिकारी ले रहे हैं। इस पे आगे कैसी कार्रवाई की जानी है, किस तरीके से उनको अतिरिक्त बल की जरूरत है, क्या कुछ इनपुट की जरूरत है, वहां पर उन सारी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहां पर कुछ वीडियो फुटेज संभवतः है, वहां पर उनके आधार पर भी वीडियो की तलाश करने का काम किया जा रहा है। अलग तरीके से टीमें लगाई गई हैं, यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है लखनऊ के। जी विकास, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले से जुड़ी हुई खबरों की, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम लोंकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लोंकर शुभू लोंकर का भाई है, जिससे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता थे, एनडीए के नेता थे। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। चुनाव आने वाले हैं और संजय राउत को और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि चुनाव के लिए उनको एक मसाला मिल गया है, वो चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची में आज सुबह कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि यह मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की यह छापेमारी रांची के रातू और मोरहाबादी इलाके में चल रही है। चाईबासा में हो रही छापेमारी की भी खबर है। ईडी रांची और चाईबासा में 20 ठिकानों पर छापेमारी इस समय कर रही है। आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह और मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े ठिकानों पर दबिश की सूचना मिली है। झारखंड के पलामू से सामूहिक दुष्कर्म की एक शर्मनाक घटना सामने आई है। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में 2 नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, जिसमें 6 आरोपी शामिल है। आरोपियों में गांव के मुखिया के बेटे का नाम भी शामिल है। दोनों नाबालिग लड़कियां शुक्रवार को नौडीहा बाजार सरईडीही से दुर्गा पूजा का मेला देखकर अपने घर वापस लौट रही थी। इस बीच रास्ते में 6 आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया। शुक्रवार को हुई इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया गया। घटना के 2 दिन बाद रविवार देर शाम पीड़िता और उनके परिजन ने नौडीहा बाजार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। नाबालिगों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में मुखिया पत्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने बताया है कि दहिसर, आनंदनगर, ऐरोली, मुलंड और वैशाली के टोल प्लाजा पर अब हल्के वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा। पहले इन टोल नाकों पर 45 से 75 रुपए तक शुल्क किया जाता था। इस फैसले से रोजाना आने जाने वाले करीब 2 लाख हल्के वाहनों को राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से इस निर्णय पर विचार कर रही थी। सरकार ने जो लाइट व्हीकल्स है उनका टोल में रात 12 बजे से छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ 45 रुपया और 75 रुपया सहूलियत सभी टोल को मिलेगी। जो लोगों का लाइन में लगना, पास निकालना, इसके लिए जो वक्त जाता था
उनके समय की बचत होगी। खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस के बाद ममता सरकार जबरदस्त दबाव में है। यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि आईएमए ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को यानी कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। आईएमए ने कहा है कि देश भर में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही आईएमए ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगें मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। और अब खबर हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर, जहां तैयारियां अब जोरों पर हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और मोहन यादव शामिल होंगे। सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। कहा यह भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से 36 बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, तो उसी के हिसाब से उनके नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चर्चा 2 उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी चल रही है। एक अनिल विज, जो 7वीं बार अंबाला कैंट से विधायक बने हैं, और दूसरी कोई दलित नेता उप मुख्यमंत्री हो सकता है। जिन लोगों के मंत्री बनने के कयास लग रहे हैं, उनमें राव नरबीर सिंह, सावित्री जिंदल, मूलचंद शर्मा, आरती राव, कृष्ण पवार, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर कृष्ण कुमार, सुनील सांगवान और महिपाल ढांडा और साथ ही हरविंद्र कल्याण शामिल हैं। मंत्रियों के बारे में जानकारी कयासों और चर्चाओं के आधार पर इस समय है। फाइनल लिस्ट और नाम आलाकमान तय करेगा। जो ऑब्जर्वर आए हैं आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटने का फैसला किया है, जिसके बाद से वो परिवार समेत सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। यह 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बागलूर के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। बीजेपी कह रही है कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करने जैसा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है। ये हमारी बातों पर एक मुहर लगी है। हम पहले से कहते आ रहे थे कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, और मूडा स्कैम में जैसे भ्रष्टाचार करने के बाद 5,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद सिद्धरामैया जी अक्यूज नंबर 1 बने और फिर उनकी पत्नी ने लैंड रिटर्न करने की चेष्टा की, वैसे ही खड़गे फैमिली ने, जिसने कि एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़पी थी जो एससी समाज के लिए, गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उनकी लैंड हड़पी थी। अब वो कह रहे हैं हमारी लैंड वापस ले लो। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे आपको तो जवाब इसका देना ही पड़ेगा। पर हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मूडा स्कैम में भी और यहां पर भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा
कि जब भी कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में आती है तो यह एक पैटर्न है। सबसे पहले वो परिवारों के लिए जमीन हड़प लेते हैं और साथ ही दोस्ताना बिल्डरों को बेंगलुरु की कीमती झीलों पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें भाजपा सरकारों ने संरक्षित और पुनर्जीवित किया था। यह कर्नाटक में कांग्रेस का परजीवी स्वभाव है। वे गरीबों के नाम पर सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन केवल अपने परिवारों और बिल्डरों ठेकेदारों की सेवा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियंक खड़गे द्वारा जमीन लौटाने के बाद भाजपा नेता सीआर केशवन ने कहा है कि लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रियंक खड़गे को कैसे इतनी तेजी से यह प्लॉट आवंटित किया गया, फिर इतनी तेजी से वहां प्लॉट क्यों वापस भी कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। Priyank Kharge has to explain what was the reason for the lightning speed in which this plot was allotted to the trust in which all of them are members, and what is the reason for this lightning speed for them to do a U-turn now and give back the plot. That is the question on everybody's mind. Karnataka government, as we know, is a sinking ship in the sea of scam and corruption. Priyank Kharge needs to resign immediately as a cabinet minister in the Karnataka government to facilitate a free and fair inquiry as to why this land was allotted and why the trust in which all of them are members have now decided to suddenly do a U-turn and give it back. बढ़ते अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से लगातार पूरे देश में ड्रग के खिलाफ से तेजी से अभियान चल रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कोकीन तस्करी के मामले की जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नेटवर्क की पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक पखवाड़े के भीतर ड्रग्स की ये तीसरी बड़ी बरामदगी है। इससे पहले पुलिस 1 अक्टूबर को महिपालपुर से 562 किलोग्राम और पिछले हफ्ते इसी सिंडिकेट के दिल्ली के रमेश नगर स्थित ठिकाने से 208 किलोग्राम कोकीन बरामद कर चुकी है। इस सिंडिकेट से अब तक 1,289 किलोग्राम कोकीन बरामद की जा चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इस सिंडिकेट से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। चलिए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख आंकड़ों पर। वर्ष 2004 से 2014 तक कुल 1,250 केस दर्ज हुए, जबकि 2014 से 2024 तक के 10 साल में 230% की वृद्धि के साथ 4,150 केस दर्ज हुए। 2004 से 2014 के बीच कुल 1,360 गिरफ्तारियां हुई, जो अब तक 6300 हो गए हैं। इसी प्रकार 2004 से 2014 के बीच 1,52,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच 257% की वृद्धि के साथ 5,43,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। 2004 से 2014 के बीच जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 5,900 करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से 2024 के बीच जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 22,000 करोड़ रुपए है। मुंबई से मस्कट और जेदा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6C1275 और 6C56 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रोटोकॉल के तहत दोनों विमानों को अलग अलग आइसोलेटेड बे में ले जाया गया और साथ ही अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई है। इससे पहले आज सुबह मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।